फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जीवाणु की संरचना टॉपिक पर स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जीवाणु का इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एफ.डब्ल्यू. टावर्ट 1915 तथा हेडरले 1917 ने इसके अनुसार अलग अलग खोज की थी। विषाणु एक्टिनोमाइसीट्स पर, ईस्ट पर, नीलहरी शैवालों पर एवं कवक पर परजीवी हो सकते हैं। फेस के दो भाग होते हैं, शीर्ष तथा पूंछ। हेड प्रिज्म समान हेक्सागोनल हो सकता है। शीर्ष की माप विविध हो सकती है। पूंछ की लंबाई शीर्ष के समान हो सकती है। पूंछ में सामान्यतः 4 अवयव होते हैं। एक सेंट्रल खोखली नलिका या कोर, जिसमें विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल निकलकर परपोषी कोशिकाओं में संक्रमण करता है। कोर प्रोटीन की बनी हेलिकल शीथ से घिरी रहती है, जिसमें संकुचन की क्षमता होती है। शीथ एक हेक्सागोनल कोलर से एक सिरे से जुड़ी रहती है। शीथ दूरस्थ सिरे पर एक हेक्सागोनल आधार प्लेट, पूंछ प्लेट, शीर्ष प्लेट से जुड़ी रहती है। प्लेट में प्रत्येक किनारे पर एक पिन होती है। प्लेट पिन सहित 6 लंबे पूंछ तंतुओं में से जुड़ी रहती है, जो जीवाणुभोजी को जीवाणु कोशिका से चिपकने में सहायता करती है। पिक में देखेंगे हम। फेज में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल तक होता है। शीर्ष में भित्ति प्रोटीन तथा उप सब यूनिट के से मिलकर बने होते हैं। फेज में डीएनए या आरएनए मिलता है। इस प्रकार हम देखेंगे इसकी संरचना को, जीवाणु भोजी तथा उसके विभिन्न भाग। इसके पश्चात अब हम देखेंगे जीवाणुभोजी का मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम देखते हैं इसी मल्टीप्लिकेशन में जीवाणुभोजी में 2 प्रकार के लाइफ साइकिल, लाइटिक तथा लाइसोजेनिक होते हैं। लाइटिक चक्र में परपोषी कोशिका फट जाती है, जबकि लाइसोजेनिक चक्र में कोशिका जीवित रहती है। आइए देखते हैं लाइटिक चक्र किस प्रकार का होता है। तो लाइटिक चक्र बड़े, जटिल एवं आवरण रहित होते हैं। इनमें शीर्ष तथा पूंछ होती है। इसमें डीएनए होता है। इसमें लगभग 100 जीन्स होते हैं। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं चिपकना, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, परिपक्व होना तथा विमोचन होना आदि होती है। सेकेंड इसमें देखेंगे अटैचमेंट। इसमें जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया आदि कोशिका की सतह से जुड़ता है। इसमें कमजोर प्रकार का रासायनिक बंध रासायनिक क्रिया के द्वारा बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया कोशिका की सतह के बीच बनते हैं। लाइटिक चक्र में पूंछ के फाइबर अटैचमेंट स्थान पर चिपकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम भेदन। अटैचमेंट के बाद लाइसिक चक्र में जीवाणुभोजी अपना न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में स्थापित करता है। इसके लिए आवश्यक फेज लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज के पूंछ से निकलता है, जिससे परपोषी की जीवाणु की कोशिका वाल जो है में दरार उत्पन्न हो जाती है और टेल शीथ में संकुचन होता है। टेल कोर जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचती है। अब फेज
का डीएनए पूछ कोर से होकर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जीवाणु कोशिका में पहुंचता है। कैप्सिड जीवाणु कोशिका के बाहर रहती है। 4 में देखेंगे भोजी कण फेज पार्टिकल वास्तव में हाइपोडर्मल सीरीज की तरह कार्य करती है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। बायोसिंथेसिस जैसे कि फेज का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। यह परपोषी कोशिका तथा कोशिकांग पर नियंत्रण करके अपने लिए उपयोग में लाता है। फेज की प्रोटीन तथा डीएनए का निर्माण परपोषी कोशिकाओं में आरंभ होता है। परपोषी की कोशिका में 2 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट देखेंगे जीवाणु से परपोषी डीएनए का विघटन होता है। दूसरा, जीवाणु की प्रोटीन परपोषी के प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करती है। फेज आरंभ में परजीवी कोशिका के विकिरण और न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करता है। फिर विषाणु प्रोटीन बनने लगती है तथा विषाणु डीएनए एमआरएनए बनता है, जिससे फेज विकर कैप्सिड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम विकर अमीनो अम्ल का उपयोग फेज के लिए होता है। फेज के विभिन्न भागों से बनने पर आनुवंशिक नियंत्रण रहता है। एमआरएनए के आरंभ में संदेश द्वारा आरंभ की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फिर लास्ट में मैसेंजर द्वारा आखिरी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिससे कैप्सिड का निर्माण होता है। जीवाणुभोजी के पूर्ण कण परपोषी कोशिकाओं के संक्रमण के अनेक मिनटों तक दिखाई नहीं देती है। भोजी की डीएनए तथा प्रोटीन पृथक रूप से मिलती हैं। इसे एक्लिप्स पीरियड कहते हैं। यह वह समय है जिसमें बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन पूर्ण कण नहीं बनते हैं। मैचुरेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मैचुरेशन। इस अवस्था में फेज डीएनए और कैप्सिड मिलकर पूर्ण विरियोन कण बनाते हैं। फेज शीर्ष तथा पूंछ का निर्माण अलग अलग प्रोटीन की सब यूनिट्स द्वारा होता है। शीर्ष में फेज डीएनए भरा होता है। यह पूंछ से जुड़ा रहता है। रिलीज, फेज के कणों का विमोचन परपोषी कोशिकाओं के फटने से होता है। परपोषी कोशिका में फेज जीन द्वारा लाइसोजाइम का सिंथेसिस होता है, जिससे परपोषी सेल की वॉल जो है फट जाती है और फेज कण विमोचित होते हैं। विमोचित फेज कण मुक्त होकर दूसरी संवेदनशील जीवाणु कोशिकाओं को इन्फेक्टेड करती हैं। यह साइकिल निरंतर चलता रहता है। जितने फेज कण फेज अटैचमेंट से मैच्योर फेज कणों में विमोचन तक का समय ब्रस्ट टाइम कहलाता है। यह 20 से 40 मिनट का होता है। जितने फेज कण एक जीवाणु कोशिका में विमोचित होते हैं उन्हें ब्रस्ट साइज कहते हैं। ये लगभग 50 से 200 तक होते हैं। लैम्डा जीवाणुभोजी ये फेज लाइसोजेनिक चक्र अपनाते हैं। इसमें फेज डीएनए जीवाणु के डीएनए से जुड़ा होता है। इसमें फेज लेटेंट रहता है तथा लाइसोजेनिक कहलाता है। परपोषी जीवाणु कोशिका को लाइसोजेनिक कोशिका तथा फेज टेम्परेट फेज कहते हैं। परपोषी फट जाती है, इसको लाइटिक चक्र कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में फेज का डीएनए जीवाणु के डीएनए से जुड़कर प्रोफेज बनाता है। प्रोफेज के अधिकतर जीन्स फेज चीज द्वारा बनी होती है। रिफ्रेशर प्रोटीन के कारण
रिफ्रेश रहते हैं। ये रिफ्रेशर ऑपरेटर से जुड़कर फेस जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रोकते हैं। इस प्रकार जो फेस जीन्स नए फेस कणों का निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, वे अब कार्य नहीं कर पाते हैं। जीवाणु डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ही प्रोफेस अथवा अन्य किसी कारण से दुर्लभ परिस्थितियों में फेस डीएनए जीवाणुभोजी कणों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स। इसमें देखते हैं कि जो विभोजी कणों का उपयोग अनेक प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं के उपचार में काम आता है। फिर देखते हैं अंतरिक्ष सूक्ष्म जैविकी में लयजनक संवर्धनों का उपयोग विकिरण संसूचक में किया जाता है। इसका उपयोग रूस द्वारा वॉस्टॉक 2 नामक अंतरिक्ष यान में किया गया था। ये प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणु के लयन में सहायक होते हैं, अतः इन्हें अपारजक के रूप में उपयोग किया जाता है। संयत विभोजी एक विषाणु कोशिकाओं से दूसरी जीवाणु कोशिका तक आनुवंशिक पदार्थ के ट्रांसफर में सहायता करते हैं। इस प्रकार जेनेटिक अनुसंधान में इनका अधिक उपयोग किया जाता है। विभोजी अपनी लयकारी प्रकृति के कारण अनेक लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, अतः एंटीबायोटिक तथा दुग्ध उत्पादन में इनका निर्माण में हानिकारक हैं। आइए देखते हैं वायराइड को। वायराइड में देखेंगे वायरस का जीवन का सरलतम एवं सूक्ष्मतम स्वरूप नहीं माना जाता है। 1971 में टी.ओ. डाइनर ने वायरस से भी सूक्ष्म संक्रामक कारकों का आविष्कार किया था। इन रोगाणुओं का अध्ययन किया था। इससे पूर्व यह माना गया था कि इस रोग के कारक वायरस हैं, परंतु अध्ययनों से यह सर्च से पता चला कि रोग के कारक केवल आरएनए स्ट्रैंड है और इनमें सामान्य वायरस की भांति न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं है। यह संक्रामक आरएनए का अणुभार सामान्य वायरस में उपस्थित आरएनए के अणुभार की तुलना में बहुत ही कम होता है। खोज के पश्चात अनेक प्लांट्स रोगों के फैक्टर्स जो है वायराइड्स पाए गए हैं। पौधों की तुलना में भी बहुत कम ऐसे जंतु रोग ज्ञात हैं जिनके कारक वायराइड्स हैं। रोग वैज्ञानिकों का मत है कि अनेक ऐसे रोग जिनके कारक अभी तक स्पष्ट रूप से अज्ञात हैं, इनके रोगाणु वायराइड्स होते हैं। ये गोल एक रज्जुकी आरएनए कम अणुभार वाले अणु हैं जो प्लांट्स में रोग उत्पन्न करते हैं। वायराइड्स विषाणु से भिन्न होते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सेकेंड में प्रोटीन कोट का एब्सेंट होता है। इनमें प्रोटीन निर्माण की कैपेसिटी नहीं होती है। इनका जीनोम mRNA की तरह कार्य नहीं करता है। (1971) में पूर्व पादप रोगों का संक्रमण केवल कवक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि तक ही सीमित था। 1971 डाइनर ने निश्चित किया कि आलू का तरकुकंद डिसीज एक वायराइड है, पैथोजिन द्वारा उत्पन्न होता है। उस समय से लेकर अब तक 2 दर्जन से भी अधिक वायराइड जनित पादप रोगों की खोज कर लिया गया है। मुख्य वायराइड जनित प्लांट्स डिसीज जैसे नारियल का कंडाक वायराइड रोग, आलू का तरकुकंद वायराइड रोग,
टमाटर का गुच्छित चूंड वायराइड रोग, टमाटर का शीर्ष कुंड या वृद्धि रोध वायराइड रोग, अंगूर लताओं का वायराइड रोग इत्यादि इसके अंतर्गत देखा गया है। अब आइए देखते हैं व्हाट आर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या हैं? वायरॉइड्स अति सूक्ष्म भिन्न वृत्ताकार एक सूत्री सहसंयोजक रूप से बंद निम्न अणुभार वाले अनावृत या नग्न राइबोन्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो पादप कोशिकाओं में संक्रमण कर सकती हैं और स्वयं पुनरावृत्ति या प्रतिभवन करके रोग उत्पन्न करते हैं। वायराइड विषाणुओं से कम दो मुख्य लक्षणों से भिन्न होते हैं। फर्स्ट देखेंगे इसमें आरएनए संजीन की माप। एक सबसे छोटे प्रतीकात्मक विषाणु आरएनए संजीन की अपेक्षा लगभग 10 गुना छोटी होती है तथा इनके आरएनए अणुओं का आणविक भार विषाणु से आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जबकि वायराइड्स में एक प्रोटीन आवरण का अभाव होता है तथा यह स्पष्ट रूप से अनावृत या मुक्त आरएनए अणुओं के रूप में रहते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स PSTV काउजिंग पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज। वायराइड की प्रकृति को हम देखते हैं तो इनमें प्रकृति एवं लक्षण को नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायराइड्स। सहसंयोजक रूप से वायराइड बहुत छोटे आरएनए खंड होते हैं जो लगभग न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह विषाणु की अपेक्षा बहुत मंद अवसादन दर रखते हैं। जैसे एक सबसे छोटे विषाणु अनुषंगी तंबाकू उत्तक-क्षय विषाणु की अवसादन दर 50S होती है, जबकि आलू के तरकुकंद वायराइड्स की अवसादन दर केवल 10S है। आरएनए वायराइड्स आरएनएस के लिए सुग्राही या संवेदनशील होते हैं, इससे इनके प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति स्थापित होती है। वायराइड विषाणु से भिन्न फिनाल के लिए अनुग्राही या असंवेदनशील होते हैं। फिनाल द्वारा विषाणुओं का प्रोटीन आवरण नष्ट कर दिया जाता है। इसके आणविक भार का परिसर डाल्टन तक होता है। वायराइड वृत्ताकार एवं रेखाकार दोनों रूप में मिलते हैं, परंतु इनके रेखाकार रूप ही संक्रामक होते हैं। यह जीवे या परपोषी में एक कैप्सिड रहित आरएनए के रूप में रहते हैं तथा संक्रमित ऊतकों से वायरियॉन सदृश कणों को नहीं पहचाना गया है। इनका आकार बहुत छोटा होने पर भी संक्रामक आरएनए सुग्राही या रोगग्राही कोशिकाओं में स्वतंत्र पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थात
सहायक विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है। वायराइड ए के आरएनए अणुओं का छोटा आकार होने के कारण इनमें एक एंजाइम रिप्लिकेस कोड करने के लिए पर्याप्त सूचना का अभाव होता है। वायराइड की संरचना देख रहे हैं नीचे हम पिक्चर में। यह एंजाइम वायराइड की पुनरावृत्ति या प्रतिभवन के लिए आवश्यक हो सकता है। वायराइड के स्टडी की विधियों विषाणु के अध्ययन से प्रयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न होती हैं। वायराइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना अत्यंत कठिन है। यह कोशिका केंद्रकों के साथ विशेष रूप से क्रोमैटिड तथा संभव है कि कोशिका के अंतःझिल्ली तंत्र के साथ संबंध दिखाई देते हैं। वायराइड का वृत्ताकार एकल सूत्री आरएनए अणु आरएनए सूत्रक के भागों में से विस्तृत आधार युग्मक रखता है। आधार युग्मन के परिणामस्वरूप एक ही वायराइड के एकल सूत्रकी एवं द्विसूत्रकी क्षेत्रों में एक प्रकार के केस पिंच संरचना बनती है। आरएनए के स्थायित्व के लिए सहायता करती है। जो वायराइड के अनेक अणु एकल सूत्र की आरएनए के समान होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा जा सकता है। इनकी लंबाई 40 नैनोमीटर, मोटाई द्विसूत्रकी आरएनए के समान होती है। वायराइड द्विसूत्रकी रूप में प्रकट होता है। वायराइड 5 संरचनात्मक क्षेत्रों में बना होता है। वाम अत्यंत प्रक्षेत्र, दूसरा है दक्षिण अत्यंत प्रक्षेत्र, तीसरा है रोगजनक प्रक्षेत्र, चौथा संरक्षित केंद्रीय कोट, पांचवा चर या परिवर्ती क्षेत्र। अत्यंत एवं रोगजनककर्ता क्षेत्र एक वायराइड की रोगजनककर्ता को निर्धारित करते हैं, अर्थात इसके संक्रमण एक गुणन करने की योग्यता पर परपोषी पौधों पर विकसित होने वाले रोग लक्षणों की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। किंतु रोग लक्षणों की तीव्रता इन क्षेत्रों में एक या दो आधारों में हुए परिवर्तनों द्वारा परिवर्तित हो सकती है। वायराइड के दूसरे दो क्षेत्रों संरक्षित केंद्रीय क्रीड एवं परिवर्तित क्षेत्र को वायराइड के किसी भी कार्य संपादन में निश्चित नहीं किया गया है। एक सूक्ष्म एक रज्जु की सहसंयोजक रूप से बंध वृत्ताकार आरएनए के बने होते हैं, जिसमें लगभग 359 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अधिकतर न्यूक्लियोटाइड युग्मिक होते हैं। रोगजनककर्ता पी तथा एलटी डोमेन में भिन्नता के कारण पैदा होता है। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तरकुकंदक रोग से संक्रमित आलू के कंद का अध्ययन करने पर इसके कारक जो है स्पिंडल ट्यूबुलर वायराइड में केवल आरएनए के सूक्ष्म रज्जुक पाए गए हैं। रज्जुक के अलावा कुछ वर्तुल अणु भी पाए गए हैं, किंतु अध्ययनों से स्थापित हो चुका है कि रैखिक व वर्तुल आरएनए के अणु दो भिन्न जातियां
नहीं है, बल्कि ये दो भिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। वायराइड की पुनरावृत्ति के विषय में अभी भी निश्चित नहीं है, फिर भी साइंटिस्टों ने इन्हें दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। आरएनए निर्देशित पुनरावृत्ति। इस परिकल्पना के अनुसार स्वस्थ पौधों में रिप्लिकेज एंजाइम पाया जाता है जो अनेक प्रकार की आरएनए जातियों को टेम्पलेट के रूप में स्वीकार करता है। तंबाकू आदि कुछ पौधे में आरएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति दर्शाई गई है। सेकंड देखते हैं डीएनए निर्देशित पुनरावृत्ति। इस परिकल्पना के अनुसार वायराइड पुनरावृत्ति डीएनए टेम्पलेट पर हो सकती है। वायराइड आरएनए स्वस्थ पौधों में निरुद्ध रूप से उपस्थित होते हैं। इनका संश्लेषण वायराइड के संक्रमण के पश्चात होता है। वायराइड की पुनरावृत्ति रिप्लिकेशन ऑफ वायराइड्स वायराइड स्वयं कैसे पुनरावृत्ति करते हैं यह अभी तक अज्ञात है। इनका सूक्ष्म आकार केवल एक बहुत छोटी प्रोटीन के ही कोड करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज की अपेक्षा अत्यंत छोटी होगी, अतः इस कारण से यह वायराइड की पुनरावृत्ति का पूर्ण करने में असमर्थ होगी। इसके अतिरिक्त वायराइड अनेक प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम के पात्र का अध्ययन एक दूत आरएनए के रूप में निष्क्रिय पाए गए हैं। वायराइड संक्रमित रोगों में कई नई प्रोटीन को नहीं खोजा जा सका है। वायराइड सीधे आरएनए प्रकृति द्वारा पुनरावृत्ति करते हैं। इसमें वायराइड पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक आरएनए पॉलीमरेज सहित सभी घटना परपोषी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वायराइड पुनरावृत्ति के दौरान वायराइड वृत्ताकार प्लस सूत्रक पुनरावृत्ति करता है, जबकि यह रोलिंग ड्रम के रूप में कार्य करके माइनस आरएनए के मल्टीमेरिक रेखाकार या रैखिक सूत्रक उत्पन्न करता है। रेखाकार ऋणात्मक सूत्रक तथा धनात्मक आरएनए के मल्टीमेरिक सूत्रक की पुनरावृत्ति के लिए एक प्रतिरूप का कार्य करती है, जिसके पश्चात प्लस आरएनए को एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है, जो रेखाकार एकांक लंबाई वायराइड्स वृत्ताकार हो जाते हैं। मूल वायराइड आरएनए की एक प्रकृतियाँ उत्पन्न करते हैं। वायराइड रोग कैसे उत्पन्न करते हैं यह भी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। वायराइड जनित रोग विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं, जो विषाणु संक्रमण द्वारा उत्पन्न लक्षणों के समान ही होते हैं। कोशिकाओं में बनने वाली वायराइड्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए कोशिकाओं में आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूनतम होने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त विषाणु रोगों में वायराइड संक्रमित परपोषी
स्पष्ट नहीं है। वायराइड्स इतने ही मात्रा में रिप्लिकेशन करते हैं जितनी कि सुग्राही होते हैं। इस प्रकार विषाणु की भांति ही वायराइड भी स्पष्ट रूप से कुछ अज्ञात विधियों के द्वारा परपोषी मेटाबॉलिज्म में विघ्न डालते हैं। परपोषी पौधों में वायराइड पहचान करना सरल नहीं है। इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होने के कारण यह प्रतिरक्षा जनी नहीं होते हैं। यह नियमित इनकी खोज अभी पहचानने में असफल रहे हैं। वायराइड का प्रसार इसके बाद हम देखेंगे।